सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्षितिज काव्यखंड में अगली कविता। ठीक है, कविता का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं और इस कविता के जो कवि हैं वो हैं राजेश जोशी जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम कवि का परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कि राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ ज़िले में हुआ। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ वो 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ ज़िले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। अब देखो बच्चों, जब इनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो उसके बाद इन्होंने पत्रकारिता का काम शुरू किया और कुछ सालों तक इन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया। ठीक है, पढ़ाया भी। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। देखो बच्चों, राजेश जोशी ने कविताएं तो उन्होंने लिखी, इसके साथ साथ ही उन्होंने कहानियाँ, नाटक और लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए, कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। अब इन्होंने क्या किया है बच्चों, कुछ छोटी छोटी फिल्मों के लिए इन्होंने कहानी लेखन भी का कार्य भी किया। ठीक है, छोटी छोटी फिल्मों के लिए इन्होंने कहानियाँ भी लिखी। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमिका कल्पतरु यह भी एवं मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया। ठीक है, इन दोनों का उन्होंने अनुवाद किया। कई भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। अब देखो बच्चों, कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ भारत में जितनी भाषाएं हैं उसके साथ साथ ही इन्होंने अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जोशी जी की कविताओं का अनुवाद हुआ है। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं। अब देखो बच्चों, इनकी जो प्रमुख कविताएं वो हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। ये क्या है बच्चों, इनकी कविताएं हैं। इन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार भी मिला है, मध्य प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान मिला है और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। देखो बच्चों, राजेश जोशी जी की जो कविताएं हैं वो कैसी होती हैं, गहरे सामाजिक मतलब समाज से जुड़ी हुई होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं को पढ़कर हम बच्चों ऐसा लगता है कि अगर हमारे जीवन पे कितना भी संकट हो तो हमें क्या है, स्वयं पर आस्था होती है। ठीक है, आस्था को उभारती है। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। देखो बच्चों, उनकी जो कविताएं हैं वो कैसी हैं, उनमें स्थानीय बोली भाषा है और वहाँ का जो मिजाज है, वहाँ का जो रहन सहन है और वहाँ का जो मौसम है, ये सब उनकी कविताओं में देखा जा सकता है। उनके काव्यलोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा ठीक है, उनके काव्य में क्या है, उनकी कविताओं में काव्यलोक में आत्मीयता है और लयात्मकता है। ठीक है, आत्मा से जुड़े हुए हैं और लयात्मकता है तथा मनुष्य को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष है। और इनकी कविताओं में क्या किया है, इन्होंने जो मनुष्य है उसको बचाने के लिए एक निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। दुनिया के कष्ट के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। अब देखो बच्चों, दुनिया के नष्ट होने का जो भी खतरा है वो राजेश जोशी को जितना दिखाई देता है कि दुनिया क्या है, धीरे धीरे समाप्त हो रही है, लेकिन उतना ही वे क्या करते हैं, जीवन की संभावनाओं को खोजने के लिए बेचैन दिखाई देते हैं कि मनुष्य का जीवन, हमारा जीवन
कैसा बचा जाए, जो भी चीज़ें नष्ट हो रही हैं, वो दुनिया में जो भी चीज़ें नष्ट हो रही है उनको हम कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो ये कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं कि प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। ठीक है, इस कविता में राजेश जोशी जी ने क्या किया है, जो बच्चे काम पर जा रहे हैं जो कविता है, इसमें उन्होंने बाल श्रम की व्यवस्था और उनकी पीड़ा से कवि के मन में जो चिंता उत्पन्न हुई है वो इन्होंने इस कविता के माध्यम से बताया है। ठीक है, कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। ठीक है, ठीक है, इस कविता में कवि ने क्या किया है, सामाजिक आर्थिक विडंबना, जो सामाजिक और जो आर्थिक जो दुख है, जो गरीबी है, और जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित है। उन्हें न तो खेलने का पता है, न शिक्षा का पता है, कि उन्हें केवल क्या है, अपने लिए रोजी रोटी कमाने, पेट भरने का कि वो सोचते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में कवि ने इस कविता में कहा है। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं कविता को। ठीक है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। ठीक है, अब देखो बच्चों, कवि क्या कह रहा है। कवि कह रहा है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कि कवि कह रहा है कि सुबह का समय है, जब ठंडियों में सुबह का समय रहता है। ठीक है, शीत ऋतु है, सर्द ऋतु है, और सड़कों पे क्या रहता है, घना कोहरा छाया है। कि ऐसी विकट स्थिति में भी बच्चे काम करने को विवश हैं। जब क्या है, इतनी ठंड है, इतना घना कोहरा है, लेकिन फिर भी ये बच्चे क्या हैं, काम करने को विवश है। उनकी मजबूरी है, तो मजबूरी भी है उनकी, क्योंकि उन्हें पेट भरने के लिए रोटी कमानी है। ठीक है, क्योंकि उन्हें अपना पेट भरना है, तो उसके लिए उन्हें रोटी के लिए उन्हें काम पे जाना होगा। ठीक है, तो कवि कह रहा है कि होना यह चाहिए था कि ठंड से बचने के लिए वे घर में रहते। ठीक है, बच्चे हैं तो होना तो यह चाहिए था कि उन्हें ठंड से बचने के लिए वे घर में रहते, घर के भीतर खेलते कूदते। ठीक है, फिर कवि आगे कह रहा है कि हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। ठीक है, तो कवि आगे कहता है कि हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। कि कवि कह रहा है कि हमारे युग की यह कितनी भयानक विडंबना है कि हमारे बच्चों को खेलने कूदने के समय में काम करना पड़ रहा है। ठीक है, यह कितनी दुख की बात है कि जब बच्चों का जीवन खेलने का होता है, जब वो छोटे रहते हैं, लेकिन उस समय उन्हें क्या करना पड़ रहा है, काम पर जाना पड़ रहा है। और इससे भी भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना। और कवि कह रहा है कि इससे भयानक बात तो ये है कि उनकी इस भयंकर व्यवस्था को भी एक सामान्य विवरण की तरह ही समाज में देखा जा रहा है। ठीक है, उनका कहना है कवि का कि सबसे भयंकर बात तो ये है कि जब बच्चे काम पर जा रहे हैं तो इसे क्या है, समाज में इसे केवल सामान्य सा देखा जा रहा है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठीक है, तो कवि कह रहा है कि इसे देख सुनकर न किसी को, कि जब बच्चे काम पर जा रहे हैं तो इसे देखकर न तो सुनकर किसी को क्रोध आता है, न तो किसी को लाज शर्म आती है, और न ही किसी को दुख होता है, और न पछतावा होता है कि ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ठीक है, तो कवि कह रहा है कि लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। कि कवि कह रहा है कि इसे एक भयावह समस्या के रूप में लेना चाहिए, कि इसे एक समस्या के रूप में लेना चाहिए कि
कि इतने छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है कि वो काम पर जा रहे हैं। तो कवि कह रहा है कि इसे एक गंभीर प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए, जैसे कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रश्न की तरह, इसे एक प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ठीक है, कि लोगों को काम पर क्यों जा रहे हैं। ठीक है, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, कि लोगों को यह जानने का, कवि कह रहा है कि लोगों को यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि बच्चे जिनका बचपन अभी खेल कूद का है, बहुत मस्ती करना, मौज मस्ती में बिताना चाहिए उन्हें अपना जीवन, ठीक है, अपना बचपन, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, काम करने, पेट पालने या रोटी कमाने के लिए वे विवश क्यों हैं। ठीक है, उनकी क्या मजबूरी है कि वो ये सब काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बच्चों कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारी मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। अब बच्चों कवि क्या कह रहा है कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें। ठीक है, अब कवि क्या कह रहा है, कवि बाल मजदूरों को गहरी धुंध में विपरीत मौसम में काम करने जाते देखकर प्रश्न पूछता है। ठीक है, जब बच्चे काम पर जा रहे हैं इतनी ठंड में, इतने कोहरे में, तो कवि प्रश्न पूछता है कि ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ठीक है, कि क्या इनके खेलने के लिए गेंदें अब नहीं बची, कि जो खेलने के इनके लिए गेंदें थी क्या वो अब नहीं बची, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। और कवि कह रहा है क्या सारी गेंदें उछलकर आसमान में समा गई हैं, क्या इनके लिए क्या रंगीन किताबें भी नष्ट हो गई हैं। ठीक है, क्या इनकी पुस्तकों को दीमकें खा गई हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कवि क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, कि कवि कह रहे हैं कि क्या इनके लिए खिलौने समाप्त हो गए, कि इनके खिलौने क्या किसी काले पहाड़ के नीचे दबकर नष्ट हो गए हैं। ठीक है, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें। आगे कवि कह रहा है कि क्या इनके पढ़ने लिखने के लिए विद्यालय भी नहीं बचे। ठीक है, क्या ये विद्यालय किसी भूचाल की चपेट में आकर नष्ट हो गए हैं। ठीक है, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं। अब कवि कह रहा है कि यदि ये सब चीज़ें मौजूद हैं, अगर ये सारी चीज़ें अभी भी मौजूद हैं, तो फिर ये बच्चे इस समय विद्यालय में पढ़ते होने चाहिए थे। कि कवि कह रहा है कि आखिर क्या मजबूरी है कि जो हम इन बच्चों को इनके खिलौने, किताबों और विद्यालयों से वंचित कर रहे हैं। ठीक है, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। आगे कवि कह रहा है इन बच्चों के लिए भी तो खेलने को खुले मैदान होने चाहिए, बाग बगीचे होने चाहिए, घरों में खुले आंगन होने चाहिए, पर ये सब कुछ भी नहीं है। कहाँ नष्ट हो गए हैं ये सब कुछ। ठीक है, कि आखिर कौन उत्तरदायी है इस सब के लिए कि जो ये बच्चे काम पे जा रहे हैं, इन सब चीज़ों से इन बच्चों को वंचित किया जा रहा है। ठीक है, आगे है बच्चों कि तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा ये है कि हैं सारी चीज़ें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब कवि बच्चों आगे कहता है कि तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कवि कहता है कि यदि इस संसार में बच्चों के खेलने के लिए गेंदें, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बाग बगीचे, घर आंगन ही न हो तो इस संसार में रखा ही क्या है।
इस संसार में जीने का भी क्या लाभ है अगर ये सारी चीज़ें बच्चों को नहीं मिल रही हैं। कि ऐसी दुनिया का क्या इंसानों की कही जाएगी, ऐसी दुनिया को हम इंसानों की दुनिया नहीं कह सकते जिसमें इंसानों के बच्चे ही बचपने से वंचित हो। ठीक है, कि कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल हैं। अब कवि कह रहा है कि अफसोस की बात तो ये है कि ये सारी चीज़ें संसार में तो हैं, परंतु उन बच्चों को उपलब्ध नहीं हैं। ठीक है, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब कवि आगे कह रहा है कि हमारे देश के लाखों बच्चे इन चीज़ों से वंचित हैं। बच्चे खाने, खेलने, पढ़ने लिखने की बजाय इस नन्ही सी उम्र में काम धंधा करने जा रहे हैं। जब उनकी खेलने की उम्र है, जब वो इतने छोटे होने खेलना चाहे, तो उस समय वो बच्चे क्या कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं। बाल श्रम, कवि आगे कह रहा है कि बाल श्रम धड़ल्ले से हो रहा है। दुख की सबसे बड़ी बात तो यही है कि किसी को इनकी फिक्र तक नहीं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, बाल श्रम, बच्चों से बहुत ज़्यादा काम करवाया जा रहा है। लेकिन सबसे दुख की बात तो यह है कि जब सब लोगों को भी ये दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को इनकी थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है, जबकि लोगों को पता है कि छोटे छोटे बच्चे भी काम कर रहे हैं। ठीक है, जबकि यह भयानक दृश्य चिंता करने का विषय है। अब कवि कह रहा है कि इस सब के यह क्या है, जो ये विषय है कि बच्चे काम कर रहे हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। इसमें सब लोगों को सोचकर विचार करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस कविता में क्या है, जो राजेश जोशी जी हैं, उन्होंने बाल श्रम का के बारे में बताया है कि जिन बच्चों की पढ़ने की उम्र है, खेलने की उम्र है, कूदने की उम्र है, वो बच्चे क्या हैं, सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। तो आखिर इन बच्चों को काम पर क्यों भेजा जा रहा है, आखिर इनको शिक्षा से क्यों वंचित किया जा रहा है। ठीक है, तो वही क्या है, कवि प्रश्न करता है कि आखिर ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने इस कविता में बाल श्रम के बारे में, बच्चों के बारे में बताया है।